स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का उपसर्ग वाले हिस्से का अभ्यास सेट 1 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये बुक आप लोगों को आपके पास होगी वैसे भी, और जिनके पास अगर नहीं है, जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो वो इस बुक को खरीद लें। ये बुक आपको आपके नज़दीकी स्टोर से मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो हमारे एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन निधि एकेडमी, इसमें पाठ्य पुस्तक वाला जो हिस्सा है यहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको नहीं करना है तो आप दिए हुए नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस बुक को मंगा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज उपसर्ग का सेट 1। ठीक है, चलिए। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो जिनकी व्याख्या आपको दी हुई है। तो जिनकी व्याख्या दी है तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों की व्याख्या नहीं दी है तो उसकी व्याख्या मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आज हम पहला सेट कर रहे हैं और पहला प्रश्न है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ लीजिए और हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया। पहला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। अब आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि यहाँ पे दिया है शब्द रहित। अक्सर हमारे जो छात्र हैं इस रहित और सहित शब्द में उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो आप इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, 2 शब्द होते हैं हमारे, रहित और सहित। ठीक है, तो इसे आपको समझना है कि सहित शब्द का मतलब यानी स, तो इसे आप स को याद रखिए साथ से। ये मैं याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ वो ट्रिक, कि सहित मतलब साथ। तो जिसमें वो चीज़ साथ होती है तो उसे हम सहित कहते हैं, और जिसमें साथ नहीं होती उसको हम रहित कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग साथ नहीं है। तो हमें देखना है, हमारे पास यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं। पहला शब्द है निकंपन, दूसरा शब्द है निशा, तीसरा शब्द है निगमन, या चौथा शब्द दिया है निर्भय। तो इन चारों में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो जरूर आपने इसका उत्तर निकाल लिया होगा। इसका उत्तर होगा ख, क्योंकि ख के अंदर जो निशा शब्द है ये अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी शब्द में देखते हैं, इसमें नी प्लस कंपन, नी माने नहीं, कंपन नहीं, तो जिसमें कंपन नहीं निकंपन हो जाएगा। तो मूल शब्द है इसमें कंपन और उपसर्ग है इसमें नी। इसी तरह से निगमन में नी गमन, तो गमन इसमें मूल शब्द है और नी इसमें उपसर्ग है। इसी तरह से इस शब्द की बात करेंगे तो इसमें निर्भय है। ठीक है, उपसर्ग इसमें क्या है हमारा, निर है, र के नीचे हल लगेगा। तो र के नीचे हर है तो इसीलिए भ पे, तो निर्भय मतलब जिसे कोई भय ना हो। तो मूल शब्द है इसमें भय और उपसर्ग है हमारा निर। तो हमें पता चल गया। तो उत्तर हमारा इस प्रश्न का है ख, जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब फिर से वही बताना है जैसे हमने यहाँ पे बताया। शब्द हमारे पास दिया है, परावर्तन शब्द है, परामर्श शब्द है, पराक्रम शब्द है, या पराया शब्द है। तो जिसमें हमारा उपसर्ग नहीं है वो शब्द है पराया। यानी पराया शब्द हमारा एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है दूसरा, यानी कोई अन्य, पराया जिसे हम कहते हैं। अब परावर्तन, परा प्लस वर्तन शब्द है, परा प्लस क्रम है। ठीक है, इसमें पराक्रम लगा हुआ है, इससे बनता है। इसी तरह से परामर्श, परा प्लस अमर्ष होता है, अमर्ष मतलब विचार, परा लग के इसके अंदर संधि भी होती है, तो इसलिए परामर्श हो जाता है। तो इन तीनों शब्दों में परा उपसर्ग हमारा लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, घ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। फिर से उपसर्ग रहित की बात कर रहा है। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो हमें बताना है। तो शब्द दिया है बिन सुना, उपदेश, संयोग
और अभिप्राय। तो यहाँ हमारे सामने जो इसका उत्तर है जिसमें उपसर्ग नहीं है वो है उपदेश। ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे, यहाँ पर बिन सुना, बिन उपसर्ग है, सुना इसमें मूल शब्द है, संयोग शब्द में सम उपसर्ग है प्लस योग इसका मूल शब्द है, अभिप्राय में अभी हमारा उपसर्ग है और प्राय यह मूल शब्द है। उपदेश शब्द का अर्थ होता है दृष्टांत देना, भाषण देना, जो हमारा एक सार्थक शब्द है, रूढ़ शब्द है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे छात्र इसमें उप लगा देते हैं तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उप नहीं होगा, उपदेश हमारा सार्थक शब्द है, यह उपसर्ग विधि से नहीं बना। अगला प्रश्न हमारा आता है नंबर 4। नंबर 4 कहता है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। फिर से उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है। शब्द दिया है अवतार, शब्द दिया है अवगाह, शब्द दिया है अवगत और शब्द दिया है आगाह। तो इन चारों में जिसमें उपसर्ग नहीं है वह प्रश्न है हमारा, मतलब वह शब्द है हमारा आगाह। तो इसका उत्तर होगा घ। आगाह का मतलब होता है सचेत करना, ठीक है। क्या अर्थ होता है? सचेत करना। हम किसी को आगाह करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि हमने आगाह कर दिया, मतलब सचेत कर दिया, पहले से बता देना। अवगत का मतलब होता है बता देना, ठीक है। अवगत का भी मतलब क्या होता है, और आगाह और अवगत दोनों एक ही होते हैं। मैंने तुम्हें इस बात से अवगत कराया था। तो इसमें आता है, इसमें अव उपसर्ग लगाया है, गत का मतलब होता है बात करना, तो अव लग के हो गया अवगत, आपको बता देना। आगे दिया है अवतार। अवतार में अव उपसर्ग है तार। तार शब्द जो बना तरण से बना है, तरण, ठीक है। तरण का मतलब होता है जन्म लेना। तो अवतार क्या हो जाता है, जब कोई देवी या देवता कहीं जन्म लेता है तो उसको अवतार शब्द आ जाता है। और शब्द है अवगाह। अवगाह में जो ये गाह शब्द है जिसका अर्थ होता है डुबकी लगाना। क्या अर्थ होता है इसका? डुबकी लगाना। तो अवगाह का अर्थ होता है जल में डुबकी लगाना, ठीक है। अवगाह का पूरा अर्थ क्या हो जाता है? जल में डुबकी लगाना। तो गाह का अर्थ डुबकी लगाना या स्नान करने से होता है। तो हमारे जो शब्द हैं अवतार, अवगाह और अवगत, इन तीनों में उपसर्ग है लेकिन आगाह में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 5। निर्वाह में उपसर्ग है। अब शब्द है हमारा निर्वाह। तो ये हमारा शब्द बना, ऑप्शन दिया है नी, निहि, निर और निरी। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये उपसर्ग पूछ रहा है तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या है? निर प्लस वाह, ठीक है। तो निर्वाह शब्द बनता है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बेमतलब में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेमतलब शब्द में, और इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बेमतलब, तो बे ये हमारा उर्दू उपसर्ग है, तो यही हमारा उपसर्ग है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल गया। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। बे उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है बेमतलब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। फिर उपसर्ग रहित शब्द की बात कर रहा है ये। तो उपसर्ग रहित यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। शब्द दिया है निमग्न, शब्द दिया है निर्बाध, शब्द दिया है नित्य, शब्द दिया है निरूपण। तो ये भी आप शब्द देखते ही पहचान गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो नित्य शब्द हमारा एक रूढ़ शब्द है। नित्य का अर्थ हो जाता है हर रोज, प्रत्येक दिन हम बात करते हैं। निमग्न, निमग्न, मगन मतलब मग्न होना, नी माने नहीं, जो निमग्न होना यानी जो मग्न का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। और उस तरह से निमग्न हो गया, पूरी तरह से डूब गया, इसका अर्थ आ जाएगा। निर्बाध का इसमें बना है हमारा निर उपसर्ग है इसके अंदर, निर प्लस बाध, ठीक है। बाध मतलब बाधा, निर माने नहीं, तो निर्बाध मतलब जिसमें कोई बाधा विघ्न न हो उसे निर्बाध कहते हैं। निरूपण नी प्लस रूपण शब्द से बना है, तो इसमें हमारा उपसर्ग जो है वो नी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो क्या हो गया? नित्य हो गया, प्रश्न संख्या 7 का। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8।
कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? फिर से कह रहा है, उपसर्ग नहीं है जिसमें, वो हमें बताना है। शब्द दिया है सुंदर, शब्द दिया है अलविदा, शब्द दिया है हमदर्द, शब्द दिया है बेअक्ल। आपको इसमें पता ही है, हमारा जो शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है वो है सुंदर। सुंदर शब्द के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है। हमें पता है अलविदा, विदा शब्द है, इसमें अल उपसर्ग लगाया, यह भी उर्दू उपसर्ग है हमारा। बेअक्ल, अक्ल मतलब बुद्धि, बे माने नहीं, तो बेअक्ल, बे उपसर्ग इसके अंदर लगा हुआ है। हमदर्द, दर्द और हम, यह भी हमारा उर्दू उपसर्ग है। तो हम, बे, अल, ये तीनों ही हमारे उर्दू उपसर्ग हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हम शब्द होता है, ये हम शब्द हमारा ऐसा है जो हिंदी का भी शब्द होता है और उर्दू का भी शब्द होता है। उर्दू भाषा में हम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, लेकिन हिंदी भाषा में जो मैं होता है, इस मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का शब्द होता है हम, तो हिंदी का भी है और उर्दू का भी। तो यहाँ पर ये उर्दू उपसर्ग के रूप में आया है, तो इसलिए उर्दू उपसर्ग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 9। प्रश्न 9 कहता है, चल शब्द को विलोमार्थक, विलोमार्थक मतलब विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अब इस चल में हमको लगाना है वी, अ, अन या कु। तो किस उपसर्ग का प्रयोग करें कि चल का विलोम बन जाए? तो हम जब चल का विलोम देते हैं, चल का विलोम हम क्या लगाते हैं? चल अचल लगाते हैं ना। चल मतलब चलायमान, जो चीज़ चल सकती है, और अचल मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती। तो हमारा कौन सा उपसर्ग लगा? अ उपसर्ग लगा। तो हमारा उत्तर हमें मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? अब देखो प्रश्न दिया है, तो हमें पता है कि हमें वो शब्द बनाना है जिसका अर्थ घमंड हो जाए, और हमें क्या मान शब्द के आगे लगाना है। तो देखो यहाँ पे दिया है अधि, यहाँ दिया है अभी, यहाँ दिया है अति, यहाँ दिया है अन। तो हम देखेंगे अधिमान नहीं होगा, अतिमान नहीं होगा, अभिमान, तो हमें पता है शब्द होता है अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या होता है? अभिमान का अर्थ होता है घमंड। ठीक है, क्या कहते हैं हम? अभिमान शब्द को घमंड में रखते हैं। अन दिया है, ये तो हमारा मिल गया हमको उत्तर, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सा उपसर्ग लगाएं मान के साथ कि उसका अर्थ घमंड हो जाए? तो हमें अभी लगाना है जिसका अर्थ हो जाएगा घमंड, यानी अभिमान बन गया, घमंड हो गया, तो हमें उत्तर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, उपसर्ग से बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये सब के सब पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं कि हमें अगर उपसर्ग के बारे में चीज़ें पता हैं तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं, या पद कहते हैं? तो देखो इसके लिए आपको परिभाषा जाननी होगी। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये शब्द नहीं, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से तो कहीं पर प्रयोग नहीं होते, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या तो उसका विलोम बनाते हैं, या उसका पर्यायवाची बनाते हैं, या उसके आसपास का कोई नया शब्द बनाते हैं, तो वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उत्तर हमारा क्या आएगा? शब्दांश आएगा। आगे दे रहा है प्रश्न संख्या 12 कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द की शुरुआत में लगता है। तो शुरुआत
आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। तो शुरुआत में हम लगाते हैं तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शब्द के आदि में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कहता है प्रज्ञ में उपसर्ग बताना है। शब्द है हमारा प्रज्ञ, ठीक है। प्रज्ञ शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। परा होगा, प्र होगा, परी होगा या प्रा होगा। तो देखो ये बहुत ही सरल है, इसमें प्र होगा। प्र उपसर्ग है क्योंकि प्र प्लस ग से बना है। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। प्रज्ञ होता है, प्रज्ञ को कहते हैं जिसे ज्ञान हो या स्थित प्रज्ञ, आपने शब्द सुना होगा, वहाँ आता है, ठीक है। जिसे अपना ज्ञान हो या स्थित रहने वाला, जैसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं कि जिसे स्थिर रहने का ज्ञान हो, ठीक है। तो अगला शब्द आता है, अगला प्रश्न हमारा आता है नंबर 14। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अब देखो प्रश्न कितना बढ़िया है, आपको इस प्रश्न को समझना है। ये कह रहा है कि अब उपसर्ग निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसके साथ इसका प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन कह रहा है राम, ऑप्शन कह रहा है मान, ऑप्शन कह रहा है जय, ऑप्शन कह रहा है रण। तो आपको पता है अब उपसर्ग लगाना है। इस अप के साथ आप क्या लगाते हैं? मान शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द बन जाता है अपमान। अब इस अप के साथ अपराम नहीं हो सकता, अपजय नहीं हो सकता, अपरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारे कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। हमारा उत्तर मिल गया। मान शब्द लगाते हैं तो शब्द बन जाता है अपमान, ठीक है। मान का क्या हो जाता है? विलोम हो जाता है। तो मान का विलोम अपमान शब्द बन गया। तो हमारा प्रश्न हमें मिल गया, ठीक है, उत्तर हमें मिल गया। तो प्रश्न इस तरह से है, बहुत सरल है, बस समझना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शब्द दिया हुआ है हमारा, अपहरण में किस शब्द का, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया है अ, ऑप्शन दिया है अव, ऑप्शन दिया है अप, ऑप्शन दिया है अनु। तो हमको पता है कि शब्द किससे बना है? अप प्लस हरण। हरण का मतलब होता है हरण करना या छलना, ठीक है। तो अपहरण किसी का किडनैप कर लेना, किसी को अपहरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? शब्द इसमें अप लगा है। तो अप हमारा कहाँ हो गया? प्रश्न पॉइंट नंबर ग में हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो गया, यानी अपहरण शब्द में हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है? अप है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? देखो बहुत आसानी से समझना है, सरल है। प्रश्न आएगा हमसे परीक्षा में इस तरह से, कह रहा है कि आमरण शब्द है, इसमें जो ये आ लगा हुआ है, इस आ को हम व्याकरण में क्या कहते हैं? तो अब आपको पता है कि मूल शब्द है मरण, मरण से पहले लगा है तो शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उत्तर हमारे सामने ही है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमें न समझ में आए। बहुत आसान है, वो कितना भी घुमा फिरा के पूछे हम उत्तर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है किस शब्द में उत उपकर उपसर्ग, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? यानी आपको बताना है इन चारों शब्दों में से जिसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न है, पहले शब्द दिया है उत्कर्ष दिया है, उत्तम दिया है, अत्यधिक दिया है, उद्गम दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें भी उत है, उत प्लस कर्ष है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द है इसका कर्ष। यहाँ पर उत्तम की बात करेंगे तो उत प्लस तम हो गया, ठीक है, शब्द आ गया।
उद्गम, इसका भी अर्थ यानी ये भी दो शब्दों से उत प्लस गम से बना है। आप कहेंगे मैम हमको दिखाई तो द दे रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा त का मेल इस ग से हो रहा है यानी तीसरे वर्ण से हो रहा है, तो ये त हमारा किस में बदल जाता है, अपने वर्ग के द में बदल जाता है। इसके अंदर हमारी क्या हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है, तो इसलिए ये उत प्लस गम मिलकर क्या हो जाता है, उद्गम। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से आने का यानी उत्पन्न होने का स्थान होता है। जैसे कहते हैं गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, मतलब गंगा कहाँ से निकली है, तो निकलने का स्थान, गम मतलब जाना, निकलना, ठीक है उसका। अब उसी तरह से शब्द दिया है अत्यधिक, तो अत्यधिक शब्द हमारा किससे बना है, अति प्लस अधिक से बना है। तो इसके अंदर जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, हमारा अति है, तो यही हमारा उत्तर भी होगा, क्योंकि कह रहा है कि उत उपसर्ग जिसके अंदर नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ग हो गया। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है संस्कृत उपसर्ग, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो शब्द दिए हैं, जैसे हम इस शब्द की बात करें, अगर हमसे ये संधि विच्छेद पूछता है तो हम इसमें संधि विच्छेद करते हैं निहि प्लस संकोच, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। जब हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसे हम लिखेंगे निहि प्लस संकोच, लेकिन जब कभी ये हमें उपसर्ग की बात कर दे तो हम जब उपसर्ग होते हैं तो ये जो हमारा निहि है ये उपसर्ग में बदल जाता है निस में। किस में बदल जाता है, निस में। तो जब ये आ जाता है और जब ये हमसे कहे कि उपसर्ग बताओ तो हमें फिर निस बताना होता है, तो इस तरह से इसका जो उत्तर है वो क्या है, हमारा क हो जाता है। परीक्षा में इसे ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रश्न आता है, हमारे छात्र सोचते हैं कि संधि जब संधि करते हैं इसकी तो संधि में निहि होता है तो इसका निहि होगा, लेकिन आयोग इसका उत्तर सदैव क्या देता है, निस देता है, क्योंकि निहि तो उस समय शब्द मान लिया जाता है जब संधि हो रही है, और जब बात उपसर्ग की आती है तो उपसर्ग इसमें निस मान लिया जाता है, क्योंकि संस्कृत में निस उपसर्ग भी होता है हमारा। तो ये उत्तर आता है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है निस्सा है, निस्सा में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे शब्द दे दिया निस्सा में प्रयुक्त उपसर्ग, अब अगर यहाँ ऑप्शन में होता कि निस होता, किसी ऑप्शन में मान लो अगर होता निश, तो फिर हम ये उत्तर निस लगाते। अब यहाँ पे किसी ऑप्शन में निस नहीं है तो फिर हम इसका उत्तर क्या देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। दोनों प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में हमारा उत्तर गलत ना हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जब अगर इस तरह से आ जाए और ऑप्शन में हमारा निस ना हो, अगर निस दिया है तो उत्तर क्या होगा, निस होगा, लेकिन ऑप्शन में निस है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे उस समय, क्योंकि इसके अंदर भी संधि है, और संधि क्या है, निहि प्लस सहाय, ठीक है। तो इसके अंदर विसर्ग संधि आ जाती है तो ये हमारा बन जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, क होगा। प्रश्न संख्या 20 आता है हमारा। प्रश्न संख्या 20 कहता है अधिमान्यता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ये तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। शब्द है हमारा अधि और यहाँ पर है मान्यता, तो शब्द अधिमान्यता, अधि हमारा उपसर्ग हो गया, इसमें मान्यता शब्द हो गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, इसके अंदर ग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, तो इसका उत्तर हमारा ग हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी जो अभ्यास पुस्तक है उसको हमने यहाँ पर किया। अभ्यास पुस्तक का जो हमारा पहला सेट है जिसमें हमने आज उपसर्ग का पहला सेट किया है, तो इसी तरह से हम हर दिन अपने हर टॉपिक का सेट करेंगे। तो
ये बुक यानी जो आपकी अभ्यास पुस्तक है, जो छात्र हमारे नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, यही वाली हमारी बुक है अभ्यास पुस्तक, सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है तो आपके लिए यह पुस्तक रामबाण की तरह है। इसमें आने वाले सभी प्रश्न का अगर आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया तो आपकी परीक्षा में आपको ये प्रश्न ज्यों के त्यों भी मिल सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं तो वो रिपीट क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे। ये बुक आपको मंगानी कैसे है तो मैं बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। अगर आपको हमारे ऑफिस से मंगाना है तो हमारे एप्लीकेशन से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर जाकर आप मंगा सकते हैं। अगर वैसे नहीं मंगाना है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी बुक शॉप पर जाकर इस पुस्तक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।